हैं। साथियों बहुत ही प्यारा सवाल है और वो क्या है, कौन सा द्वीप डूबने वाला है। और यह खबर काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के कुछ वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया और यह पाया कि लक्षद्वीप लगातार डूब रहा है। लगातार डूबने की कुछ रेट भी निकाली और यह भी बताया कि समुद्र का लेवल लगातार इतना बढ़ रहा है कि जल्दी ही मालदीव्स के कुछ आइलैंड तो 70%, 80% तक डूब जाएंगे। भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी जो कि 32 किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, उसके बारे में आज आप चर्चा करेंगे। तो जो सेव लक्षद्वीप कैंपेन चल रहा था वो वास्तविकता में लक्षद्वीप आइलैंड को बचाने का चलना चाहिए क्योंकि लगभग डूबने की कगार पर यह पहुंच चुका है। तो आज के सेशन में आप इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इसको रोकने के लिए, क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, सारी बातें चर्चा की जाएंगी। हाल ही में ये जो अध्ययन है इसमें जो टाइटल रखा गया था वैज्ञानिकों के द्वारा वो ग्लोबल वार्मिंग रखा गया था और बात की गई थी लक्षद्वीप के बारे में। तो आइए मैं आपको कुछ बेसिक और बुनियादी बातें बता देता हूं किस प्रकार से राइजिंग सी लेवल लक्षद्वीप को प्रभावित करने वाला है। साथियों पहली बात तो समझिएगा, भारत के अंदर कुल मिलाकर के 7516 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, यानी कि समुद्र के साथ सीमा हम लोग साझा करते हैं। इन 7516 किलोमीटर के अंदर 5400 किलोमीटर की तो हम लोग मेनलैंड का मतलब वो जो भारत की अपन संरचना देखते हैं वो वाला बॉर्डर है। उसके अलावा अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, है ना, और बहुत सारे समुद्री आइलैंड जैसे कि मुंबई के सामने जो समुद्री आइलैंड है, इनके चारों तरफ की सीमाएं भी अगर मिला ली जाएं तो ये लगभग 2094 किलोमीटर की बैठती हैं। तो कुल मिलाकर के 7516 किलोमीटर का हमारे पास कोस्टल लाइन है। पहले आपको यह समझना चाहिए। भारत का जो केरला वाला तट है, अगर आपको याद हो तो कल मैंने शाम को एक सेशन भी किया है और उस सेशन में मैंने पढ़ाया है कि कोच्चि से 7 किलोमीटर दूर गूगल को एक नया आइलैंड नजर आया है। मैंने कल शाम को पढ़ाया है, सुन लीजिएगा। ऐसे ही साथियों केरला के जस्ट सामने ही एक हमारा आइलैंड यूनियन टेरिटरी भी है और उसका नाम लक्षद्वीप है। साथियों इस लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के 36 आइलैंड हैं और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर ये आइलैंड आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको इनमें से जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है असल में यही आइलैंड पर रहने लायक जगह है। इसके नीचे आपको थोड़ा शेडेड इलाका नजर आ रहा होगा, वो आइलैंड की ऑलरेडी डूबी हुई जगह है। साथियों इन आइलैंड की डूबी हुई जगह को अगर हम देखें तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, जरा आप उसे नोटिस करने का प्रयास करें। आपको जानकर के आश्चर्य होगा साथियों, समुद्र का जो जल स्तर है वो 8.9 इंच बढ़ चुका है 1880 से लेकर के अब तक। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो सी लेवल का राइज लक्षद्वीप में हो रहा है वो 0.4 mm वाटर लेवल बढ़ेगा प्रति साल। इससे भी ज्यादा अगर हो तो संभव है कि 0.9 mm पर ईयर के हिसाब से समुद्र का लेवल बढ़ सकता है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है और वो क्या है कि जो चेतलाल नामक यहां पर आइलैंड है और अमीनी नामक आइलैंड है, ये तो डूब ही जाएंगे कुछ ही समय के अंदर। तो ये चेतलाल और अमीनी, चेतलाल कहां पर है तो भाई चेतलाल जी कहां पर हैं तो ये देखिए आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा चेतलाल नामक आइलैंड। इन यहां पर 36 आइलैंड में से ये तो रहा चेतलाल और चेतलाल के साथ में एक छोटा सा आइलैंड आपको यहां पर और दिखाई देगा, दैट इज अमीनी। ये तो डूब ही जाएगा, इसके बारे में एक तो कथन ये कहा गया है। इसके अलावा यहां पर कहा गया है, अभी देख लीजिएगा कि अभी लगभग 60 से 70% तो अमीनी का और 70 से 80% चेतलाल का डूब चुका है। और जो मिनीकॉय और कवराती वाले स्थान हैं उनका 60% जो है वो डूबने वाला है। मिनीकॉय और कवराती कहां पर हैं तो साथियों मिनीकॉय और कवराती, तो ये देखिए मिनीकॉय ये रहा और कवराती ये रहा, इनका लगभग 60% डूब चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 से 80% तो अमीनी और चेतलाल का डूब चुका। इसके अलावा कवरती और मिनीकॉय का यहां पर डूबने की बातें हो रही हैं। यह सवाल बहुत बड़ा बनता है और यह एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। और किस चीज का कंसर्न है? सी लेवल राइज का, यानी समुद्र के बढ़ते हुए जल स्तर का एक बहुत बड़ा कारण है जो आज आपको जान लेना चाहिए कि समुद्र का स्तर क्यों बढ़ रहा है। और एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी
कब तक डूब जाएगा? साथियों 70% अगर डूब चुका है तो टेक्निकली आने वाले 50 साल के अंदर लगभग हिस्सा इसका डूब सकता है। देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार जो इंटरनेशनल पैनल जो ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसे आप आईपीसीसी कहते हैं, ये आईपीसीसी ने वर्ष 2100 का टारगेट किया हुआ है कि उस समय तक बहुत सारे आइलैंड कंट्री तक डूब जाएंगे, जिनमें से मालदीव, मॉरिशस के अधिकांश हिस्से भी शामिल हैं, भारत का लक्षद्वीप और भारत के बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो हैं वो डूब जाएंगे। आईपीसीसी तो इसके बारे में वर्ष 2100 का टारगेट लेके चल रही है, लेकिन यह टारगेट उससे भी पहले मैच हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और आप इसको ऐसे समझिए कि समुद्र का जल स्तर जब बढ़ना शुरू होगा तो आप इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करिए कि संभव है कि इस बढ़ते जल स्तर का प्रभाव यह निकले कि भारत की भी कई कोस्टल सिटीज, जैसे गोवा के अंदर, गोवा विशेष रूप से सिटी, क्या पूरा पूरा राज्य ही कोस्टल हो रखा है वो तो, है ना, गोवा के अंदर हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनका बहुत सारा हिस्सा पानी के भीतर समा जाए। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों आती हैं? सी का लेवल क्यों बढ़ रहा है? और अगर ऐसे ही रहा तो कब तक पूरी दुनिया डूब जाएगी? ये तो तमाम सारे सवाल आपके दिमाग में बनेंगे। तो साथियों सी लेवल राइज के बारे में आज मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से प्रॉपर नोट्स बना के लिख लीजिए कि सी लेवल राइज को बढ़ाने वाले कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण होता है साथियों थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपने कभी फिल्मों में या फिर किसी फोटो में सुना हो, देखा हो कि भाई कई बार सड़क जो होती है, कौन सी सड़क, जो सॉरी ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो तापमान पाके थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। तापमान पाके इनका जो ये डिस्टॉर्शन है इसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो साथियों थर्मल एक्सपेंशन जो है वो पहला कारण माना गया है सी लेवल राइज का। तो आप पूछेंगे तो क्या सर सड़क या पटरी बिछी हुई है क्या पानी में? नहीं, पानी गर्म होकर के एक्सपेंड होता है और लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेंपरेचर बढ़ रहा है। तो गर्मी के कारण समुद्र का जल स्तर स्वतः ही बढ़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण वैज्ञानिकों का मानना है जलवायु यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्तर का बढ़ना, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पॉइंट पर रखा गया है मेल्टिंग ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ग्लेशियर्स का मीनिंग क्या है? इधर देखिए साथियों, आप लोगों ने ग्लेशियर्स को देखा होगा, बर्फ से घिरे हुए जो ग्लेशियर्स होते हैं साथियों, वो ग्लेशियर्स टूट टूट करके गिरते हैं। बर्फ जब जमी रहती है और ये जब गिरने लगती है तो इसके पिघलने से समुद्र का जल स्तर देखिए आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। ऐसे ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर जब समुद्र के जल स्तर का वृद्धि होने लगता है ग्लेशियर के टूटने से, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इस बढ़ते हुए जल स्तर के पीछे जिम्मेदार कौन कौन से आइलैंड हैं? तो आपको मालूम होगा साथियों, मैंने आप लोगों को अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बारे में बता रखा है। साथियों अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पर ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि 7 इंच पर ईयर तक भी यहां बर्फ का लॉस हो रहा है। इन दो बड़े बड़े, ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और अंटार्कटिका जो कि पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ दुनिया का 7वां कॉन्टिनेंट है, ये बर्फ गिरा रहे हैं अपनी, इस कारण से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा और क्या है? तीसरा कारण जो है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है वो भी जान लीजिएगा। वो कारण बनता है आप लोगों के सामने लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइसलैंड शीट। तो मेल्टिंग ग्लेशियर समझ में आया, थर्मल एक्सपेंशन समझ में आया और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना समझ में आया। इनके कारण समुद्र का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। आईपीसीसी ने पहले ही, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये वर्ष 2100 को तो पहले ही टारगेट कर चुका है। अब आप सवाल पूछेंगे, सर क्या इसके बारे में क्या कोई कंट्रोल संभव है या फिर सब डूब ही जाएगा? क्या कुछ तरीके हैं इससे बचे रहने के? तो साथियों मैं आपको यहां पर एक बेसिक और बुनियादी बात बताना चाहता हूं कि समुद्र के लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है। और वो कैसे रोका जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। इसी आईपीसीसी को अपने द्वारा यह बात बताने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। वो आप खुद खोज लीजिएगा कि कब दिया गया था। फिलहाल के लिए यह सुनिएगा कि आईपीसीसी ने जब यह कहा कि दुनिया का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, कब तक? वर्ष 2100 तक, तो दुनिया डूब जाएगी।
कौन सी दुनिया डूब जाएगी? आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगे। आइलैंड कंट्रीज में विशेष रूप से मालदीव, मॉरिशस और इस तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में उपस्थित जो ये पपुआ न्यू गिनिया टाइप के आइलैंड्स हैं, ये इंडिया का लक्षद्वीप, ये सब डूब जाएंगे। फिर सवाल पूछा गया आईपीसीसी से कि एक बात बताओ, आपके पास इतना नॉलेज है तो इसका समाधान क्या है? इसने समाधान दिया कि यदि आप चाहते हैं इनको डूबने से बचाना तो आपको दुनिया का टेम्परेचर वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ने देना होगा। भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा, आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर आप सवाल पूछेंगे, अरे कब से बढ़ाया जाए 1.5? आज से 1.5 बढ़ाना है या पुराने जमाने से? तो मैं सुन लीजिए, दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के समय से, औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी वाली 1800 से लेके 1900 के बीच में जो औसत तापमान था, उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही अगर टेम्परेचर अधिक हुआ तभी यह संभव है कि दुनिया का, वर्ल्ड का जो लेवल है वो डूबने लायक स्तर पर नहीं जाएगा। साथियों, इसी कारण से, इसी आईपीसीसी की सलाह के ऊपर पेरिस क्लाइमेट डील वर्ष 2015 में कोप 21 के नाम से आयोजित की गई थी। जो आप लोग UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आप पढ़ते हैं, असल में उसके द्वारा जो कोप 21 पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, उसका मेन एजेंडा इसी आईपीसीसी के द्वारा बताया गया तरीका था। आईपीसीसी ने कहा था कि अगर दुनिया के देश टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो खुद भी डूब जाएंगे और दुनिया को भी डुबो देंगे। फिर सवाल पूछा गया कि फिर भाई बचे कैसे? तो फिर बोले सभी लोगों से कहो कि वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकें, यानी कि वैश्विक तापन को कंट्रोल में लाएं। फिर सवाल बना, वैश्विक तापन को कैसे रोक लें? तो वैश्विक तापन को रोकने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कहा गया ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम किया जाए। फिर सवाल बना, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम कैसे करें? तो फिर कहा गया कि ग्रीन हाउसेस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए आपको ईंधन का उपयोग बंद करना पड़ेगा, आपको फॉसिल फ्यूल का उपयोग बंद करना पड़ेगा। और फॉसिल फ्यूल का उपयोग अगर आपको बंद करना होगा तो फिर एनर्जी की आपूर्ति कैसे करेंगे? तो फिर इसका समाधान दिया गया कि आपको नेट न्यूट्रलिटी अपनानी पड़ेगी। यही कारण है कि दुनिया के अधिकतम देशों ने 2050 का टारगेट ले रखा है कि हम नेट न्यूट्रलिटी ले आएंगे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब जितना कार्बन हम पैदा करेंगे, यानी प्रदूषित करेंगे या पैदा करके प्रदूषण से मुक्त करेंगे, उतना कार्बन हम कंज्यूम भी कर लेंगे। कंज्यूम करने के लिए हो सकता है हम पौधे लगाएं, हो सकता है हम ऐसी मशीनें लगाएं जो CO2 को सोख लें। नंबर दूसरी बात, तीसरा चीज यह कहा गया कि आपकी ऊर्जा आवश्यकता तो तापमान की वृद्धि करती है। कोयले जलते हैं, धुआं निकलती है, फ्यूल जलता है, ऊर्जा रिलीज होती है। तो इसको रोकने के लिए आपको नवीनीकरणीय ऊर्जा पर शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी तक जाना पड़ेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत भी कोप 21 में वादा कराया था, जिसे हम INDC कहते हैं। इंटर मतलब देशों के द्वारा NDC, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट लिए गए थे। और उन NDCs के अंदर मेरे प्यारे साथियों, भारत ने वादा किया था क्या? कि हम 2022 तक अपनी कुल ऊर्जा का 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेंगे। और भारत उसी वादे में आगे बढ़ चुका है। भारत ने अब वादा कर दिया है कि 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेंगे। उम्मीद है सारी कड़ियां आप जोड़ करके देख रहे होंगे। भारत ने कहा है कि 2033 से 35 के बीच में भारत अपना 33% कार्बन का इमिशन कम कर देगा। ये भारत के किए हुए वादे हैं। ऐसे दुनिया के तमाम देशों ने तरह तरह के वादे किए हुए हैं। तो साथियों, अभी तक कुछ परिवर्तन नोटिस नहीं हुए हैं। आज की रिपोर्ट यह बताती है, क्योंकि अभी केवल वादे हुए हैं। वादे हैं, वादों का क्या? मेरे प्यारे साथियों, ये वादे तभी कारगर कर जाएंगे जब ये कंट्रोल स्थापित हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्होंने पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा आपस में रिलेट करके बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। प्रॉपर इसके ऊपर राइट अप लिखना, नोट्स बनाना, मजे आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इस प्रकार का एक पूरा निबंध बन सकता है, एक पूरा राइट अप बन सकता है। ठीक है बेटा? हाँ जी। फिर एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर वहां पर अगर देश डूब जाएंगे तो उस देश के नागरिक कहां जाएंगे? राकेश पूछ रहे हैं। बेटा, उस देश के नागरिकों को डूबने दिया ही नहीं जाएगा। लोड मत लीजिए, दुनिया ने काम करना शुरू कर दिया है। और
मैं जितना आशान्वित टेक्नोलॉजी को लेकर रहता हूं, आप लोग भी रहिए कि ऐसी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी विकसित जरूर कर ली जाएगी जिससे कि पर्यावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके जमीन के भीतर डाल दिया जाएगा। और अगर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली गई तो वैसे ही टेम्परेचर नॉमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे आनन फानन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके वैक्सीन बनाई, जब इंसान की जान पर आके पड़ी बात, जो वैक्सीन सामान्यतः 20-20 सालों में बनती है, 1 साल में बनाकर इंसान को पकड़ा दी गई। साथियों, अगर भारत में या दुनिया में किसी भी देश में जान पर अगर बात आ पड़ेगी ना, तो ऐसी मशीनों का निर्माण हाथों हाथ कर लिया जाएगा जो पूरा की पूरा प्रदूषण को सोखेगी और जमीन के अंदर गड्ढा खोद के गाद देगी। तो चिंता मत करिए, होपफुल रहिए, लेकिन हां, अगर कम खर्चे से काम हो जाए तो फिर क्यों ना किया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही जबरदस्त बातों के साथ साथ। तो ये देखिए, हां, अब तरीके पूछे गए कि क्या क्या किया जा सकता है। बोले या तो लोगों को ट्रांसफर कर दीजिए वहां से, या दीवार का निर्माण कर दीजिए, या फिर इस प्रकार की मतलब और ऊंचा मट्टी डाल करके बना दीजिए। ये सब चीजें हैं, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मैं बता चुका हूं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बतानी है। पर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। मेरी द्वारा क्लासेस या कोई अन्य क्लासेस पढ़नी हो तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें। एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं, अनअकैडमी की सारी क्लासेस, जितने भी एडुकेटर्स उस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, वो सारी आपको मिलती हैं। अनअकैडमी पे वर्तमान में यूपीएससी में एक सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, 23 जून उसकी लास्ट तारीख है। उसमें यह है कि आप लोगों को अब 30,000 वर्थ रुपीज के जो टेस्ट हैं, वो 80 टेस्ट उसी सब्सक्रिप्शन पैकेज के साथ दिए जा रहे हैं जो महा सब्सक्रिप्शन चल रहा था, जिसमें आपको वैलिडिटी मेंस 2022 तक की मिल रही थी। उसमें 57,500 रुपए में जीएस प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। तो जीएस प्लस ऑप्शनल का वही 57,000 का सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड अंकित 10 लगाने के बाद 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। मेंस 2022 तक अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अक्टूबर 2022 लगभग तब तक का आपको ऑफर मिलेगा। साथ में इसके साथ 20 किताबें हार्ड कॉपी में आपको मिलेंगी, जिनकी कीमत लगभग 10,000 रुपए है। इसके साथ में आपको 80 टेस्ट फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, है ना। तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बात हो कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, जिस फोन नंबर से आप क्लासेस देखना चाहते हैं उसे रजिस्टर करें, गोल जाके सेलेक्ट कर लें। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने एसएससी का गोल सेलेक्ट करके दिखा रखा है। एसएससी में भी मेरा नया बैच आ रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाकर के अप्लाई कोड में अंकित 10 रेफरल कोड अप्लाई करें, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो मुझसे यहां पर संपर्क करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी हुई हैं, जहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।